रफली 5 बिलियन यूजर्स आज इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट मॉडर्न इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स बन गया है। ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न डे इंटरनेट के पीछे एक इंडियन का हाथ था। एक इंडियन थे जिनकी वजह से इंटरनेट पॉसिबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन पाया है। साल 1999 में फॉर्च्यून मैगजीन ने इनको वन ऑफ द अनसंग हीरोज ऑफ 20th सेंचुरी का दर्जा दिया। बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे इस व्यक्ति के ऑब्सेशन और उनकी इन्वेंशंस ने हमारे आज के इंटरनेट एज को शेप किया। मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र सिंह कपानी की। नरेंद्र सिंह कपानी जी का जन्म हुआ अक्टूबर 31, 1926 को पंजाब के एक छोटे से टाउन मोगा में। स्कूल में पढ़ाई करते वक्त सोना उनके लिए आम बात थी। एक दिन उनके टीचर ने उनसे कहा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक सीधी लकीर में चलती है। ये स्टेटमेंट कपानी जी को हजम नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि कैसे अपने टीचर को रॉन्ग प्रूव कर सके। ये एकदम से ऑब्सेशन सा बन गया। वो इस सोच में डूब गए कि कैसे लाइट रेस को मोड़ सके, कैसे लाइट रेस को बेंड कर सके। देहरादून से स्कूलिंग करने के बाद साल 1948 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन हासिल किया और अपने हायर स्टडीज के लिए और अपने लाइट के ऑब्सेशन को लेकर वो पहुंच गए एट द इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। वहाँ डॉक्टर हैरोल्ड हॉपकिंस के अंडर एज अ PhD स्टूडेंट काम करने लगे और दोनों ने साथ मिलकर कपानी जी के इस ऑब्सेशन को सच्चाई में बदल दिया। आज उनके इसी इनोवेशन के कारण इंटरनेट पॉसिबल हो पाया है। उनके काम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लाइट मूव कैसे करती है। लाइट रेस जनरली ऐसे रास्ते पे चलती हैं जिस रास्ते के लिए लाइट रेस को सबसे कम टाइम लगे। इसे सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन फर्मैट ने, इसीलिए इसे हम फर्मैट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कहते हैं। इस प्रिंसिपल की मदद से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट रेस बेंड क्यों होती हैं। देखिए, जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है जैसे कि एयर, तब एक स्ट्रेट लाइन ही है जिसके लिए टाइम सबसे कम लगता है। बाकी बेंड रेस के लिए जाहिर सी बात है कि समय ज़्यादा लगेगा लाइट रेस को ट्रैवल करने में। अगर आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना हो तो जाहिर सी बात है कि आप अगर उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे तो आपको सबसे कम समय लगेगा एज कम्पेयर टू अदर पाथ्स। उनके टीचर लाइट की इसी स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना हो जैसे कि एयर से वाटर में, तब लाइट रेस बेंड हो जाएंगी। इसे भी हम फर्मैट प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, लाइट रेस की वेलोसिटी अलग होती है अलग अलग मीडियम्स में। वैक्यूम या फिर स्पेस में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी मीडियम्स में इस वेलोसिटी से कम होती है। जब लाइट एयर से वाटर में जाती है वो बेंड हो जाती है। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। हम ज़मीन पर ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हैं, लेकिन पानी में हमारे तैरने की स्पीड कम होती है। अगर आपको जल्दी से पानी में एक डूबे हुए इंसान को बचाना है तो आप ज़मीन पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और पानी में कम, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस तक पहुंच सकें। ठीक इसी तरह लाइट भी एयर में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है और पानी में कम। सो लाइट एयर से पानी में जाते वक्त ऐसा रास्ता लेगी जिसके लिए वो एयर में ज़्यादा दूरी तय करेगी और पानी में कम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सिनारियो में वो रास्ता एक स्ट्रेट लाइन न होकर एक बेंड रास्ता होगा और लाइट रेस कुछ इस तरह बेंड करेंगी कि टाइम सबसे कम लगे। अगर आप बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि रिफ्रैक्शन को समझ ही चुके हो तो एक और छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। जब लाइट को एक डेंसर मीडियम जैसे कि पानी से लाइटर मीडियम जैसे कि एयर में भेजा जाता है तो डिपेंडिंग ऑन कि आप लाइट को किस एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लाइट दूसरे मीडियम की तरफ बेंड होने के बजाय लाइट वापस उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस फिनोमेनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को एक डेंसर मीडियम से लाइटर या फिर लेस डेंस मीडियम में फॉल कराना होता है। और इसी फिनोमेनन का इस्तेमाल किया था कपानी जी और हॉपकिंस ने अपने काम में। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से एक इमेज को लाइट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करके दिखा दिया और अपने रिजल्ट्स को 1954 में साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश किया अंडर द टाइटल ऑफ फ्लेक्सिबल फाइब्रोस्कोप यूजिंग स्टैटिक स्कैनिंग। ये उनके साइंटिफिक करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी।
इसकी मदद से अब इंफॉर्मेशन को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजा जा सकता था थ्रू द यूज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती क्या है। ये बेसिकली एक केबल है जिसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आता है फाइबर का कोर, फिर कोर के अराउंड एक क्लैडिंग, और कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव जैकेट। जब लाइट को फाइबर ऑप्टिक केबल के एक छोर से भेजा जाता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एक जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए दूसरे छोर पहुंच जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को डेंसर से लेस डेंस मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट कराना होता है, और यही काम है क्लैडिंग का। हम क्लैडिंग ऐसे मटेरियल की लेते हैं कि वो कोर के मटेरियल से लेस डेंस हो, ताकि जब लाइट कोर क्लैडिंग के सरफेस पे पड़े वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए। फाइबर ऑप्टिक केबल्स तो बहुत पहले से ही हमारे पास थी और उनके पीछे की साइंस भी हमें पता थी, लेकिन जब हम लाइट को फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं बहुत लॉस हो जाता है लाइट। कुछ लाइट क्लैडिंग के थ्रू ही एस्केप हो जाती है या फिर कुछ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है सरफेस डिफेक्ट्स के कारण। लेकिन यहीं पर कपानी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। उन्होंने कुछ 10,000 से 20,000 के केबल्स का बंडल का इस्तेमाल करके एक इमेज को बहुत कम लॉस में ही ट्रांसमिट करके दिखा दिया। आज उनके इसी इनोवेशन के कारण हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू हाई क्वालिटी इमेजेस भेज सकते हैं। आज 99% ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और इंटरनेट इसी फाइबर ऑप्टिक केबल के नेटवर्क के ऊपर ही टिका हुआ है। आपको लगता होगा कि इंटरनेट सैटेलाइट्स के थ्रू चलता है, जो कि सच भी है, लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। कपानी जी ने ही टर्म फाइबर ऑप्टिक का सबसे पहले इस्तेमाल किया था अपने 1960 के साइंटिफिक अमेरिकन के आर्टिकल में, और इसी के साथ शुरुआत कर दी एक नए फील्ड की जिसका नाम पड़ा फाइबर ऑप्टिक्स। और कपानी जी ने ही सबसे पहले किताब लिखी थी इस नई फील्ड पर, और वो इस नई फील्ड के सबसे बड़े रिसर्चर भी थे। साइंस राइटर जेफ हैच अपनी किताब सिटी ऑफ लाइट द स्टोरी ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स में लिखते हैं कि साल 1955 से 65 के बीच कपानी जी लीडिंग ऑथर थे 46 पेपर्स की, और को ऑथर थे 10 और पेपर की। ये कुल मिलाकर 30% है इस समय में फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर पब्लिश हुए सारे पेपर्स में से। आप देख ही सकते हैं कि कपानी जी कितने आगे थे औरों से इस फील्ड में। लेकिन प्रोफेसर हॉपकिंस और कपानी जी दोनों ही डोमिनेटिंग और टफ पर्सनालिटीज के आदमी थे, जिसके चलते उनका साइंटिफिक रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चला। प्रोफेसर हॉपकिंस ने कपानी जी के ऊपर एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने का आरोप लगाया और कहा कि कपानी जी ने अपने काम को बड़ा बताया, जो कि उनके मुताबिक सच नहीं है। वही कपानी जी ने कहा कि उन्होंने प्रोफेसर की चॉकबोर्ड वाली बातों को सच्चाइयों में बदल दिया। साल 1954 में कपानी जी सचिंदर कौर से शादी कर लेते हैं। सचिंदर कौर भी उनकी तरह एक इंडियन स्टूडेंट थी लंदन में, और अगले ही साल 1955 में वो अपनी वाइफ को लेके अमेरिका चले गए। अगर कपानी जी का एक हाथ था फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में, तो उनका दूसरा हाथ था बिजनेस में। साल 1960 में वो अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपनी पहली कंपनी ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। वे इस कंपनी के प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी बन गए, और कंपनी के बिजनेस साइड को रन करने के लिए उन्होंने हायर किया थॉमस जे पर्किंस को। पर्किंस आगे जाकर सिलिकॉन वैली की बड़ी हस्ती बनने वाले हैं। पर्किंस को फाउंड करेंगे वेंचर कैपिटल फर्म क्लेनर पर्किंस को साल 1972 में। लेकिन अगर आप वापस साल 1960 की बात करें तो उनके और कपानी जी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर से कपानी जी को एक ऐसे आदमी के साथ काम करना था जो कि उनकी तरह ही डिमांडिंग और इम्पोजिंग थे। बात इतनी बिगड़ गई कि पर्किंस ने बोर्ड से डिमांड की कि वो उनके और कपानी जी के बीच में कोई एक को चुने कंपनी चलाने के लिए। बोर्ड ने कपानी जी को चुना। पर्किंस कपानी जी से इतनी नफरत करते थे कि वो अपने टूमस्टोन पर आई स्टिल हेट हिम चाहते थे। साल 1967 में उन्होंने अपनी कंपनी को सक्सेसफुली पब्लिक कर दिया, और इसी के साथ बन गए पहले इंडियन टू टेक अ कंपनी पब्लिक। फिर साल 1973 में एक और कंपनी खोली कैप्ट्रॉन, और उसको भी सक्सेसफुली बेच दिया। फिर साल 1999 में अपने बेटे के साथ एक और कंपनी खोली जिसका नाम रखा K2। जब उनको पूछा गया कि कंपनी का नाम वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट पीक के ऊपर क्यों रखा है, तो उनका कहना था वन मस्ट बी हम्बल। कपानी जी एक प्राउड सिख थे, और वो अपने कल्चर और हेरिटेज को अमेरिका और दूसरे देशों में पॉपुलराइज कराना चाहते थे।
साल 1967 में उन्होंने सिक फाउंडेशन की शुरुआत की। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है उनको लेकर कि साल 2009 का नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला, बल्कि दूसरे साइंटिस्ट चार्ल्स के काउ को मिला उनके 1966 के काम के चलते, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ग्लास ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन यही काम कपानी जी ने 12 साल पहले ही करके दिखा दिया था। तो ये बहुत से साइंटिस्ट के लिए एक शॉक की बात थी कि नोबेल कमेटी ने उनके काम को ओवरलुक कर दिया। जब कपानी जी से पूछा गया उनके इस ओमिशन के बारे में, उनका कहना था, "What can you say about this? It is known that Professor Cow started work in this field many years after me. He faced competition too. I don't think there should be any controversy about it. It is up to the Swedish Academy to decide. Whatever criteria they wanted to use, they have used." बेसिकली उनका ये कहना था कि स्वीडिश अकेडमी के ऊपर है वो किसको प्राइज देना चाहती है और किसको नहीं। अब सबके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि कपानी जी वापस इंडिया क्यों नहीं आए। बात ऐसी है कि कपानी जी को वापस इंडिया आने का इनविटेशन और एक जॉब खुद इंडिया के तब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ही ऑफर कर दिया था। नेहरू जी ने कपानी जी का नाम रिकमेंड किया था एज साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन। कपानी जी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमेटी को एक नोट लिखते हैं। यूपीएससी जिम्मेदार है हाई लेवल इंडियन सर्वेंट्स को एम्प्लॉय करने में। उस नोट में कपानी जी अपना नाम रिकमेंड करते हैं एज साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर और कहते हैं कि उनको 6 महीनों का टाइम दे ताकि वो अपने सारे पेंडिंग काम और ड्यूटीज जो कि अमेरिका में है वो पूरे कर सके। नेहरू जी कपानी जी को वार्न करते हैं कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के कारण ऑफिशियल जॉब ऑफर को आने में 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। कपानी जी वापस यूएस चले आते हैं। वहाँ अपनी वाइफ और दूसरों को अपने नए जॉब ऑफर के बारे में बताते हैं और इंतज़ार करते हैं एक ऑफिशियल जॉब ऑफर के आने का। 2 महीने 3 में बदल जाते हैं, 3 4 और 4-5 महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल जॉब ऑफर आता ही नहीं। घबराहट में कपानी जी यूपीएससी को कॉल करते हैं जो उनको अश्योरेंस देती है कि ये जॉब एक डन डील है, लेकिन ऑफिशियल जॉब ऑफर को आने में बहुत समय लग जाता है और कपानी जी यूएस में ही काम करने का डिसीजन लेते हैं। कपानी जी वापस इंडिया तो नहीं आ सके, लेकिन वो अपने इंडियन ओरिजिन से बहुत प्राउड थे। विजिटर्स को अपने फाइबर ऑप्टिक के डेमोन्स्ट्रेशन को इंडियन ऑप्टिकल रोप ट्रिक कहते थे। वे अपनी बाकी बची हुई जिंदगी यूएस में ही बिता देते हैं। 4 दिसंबर 2020 को उनकी डेथ हो जाती है कैलिफोर्निया में। कपानी जी के नाम 100 से भी ज़्यादा पेटेंट्स है। जब उनको पूछा गया कि उनके पास कितने पेटेंट्स हैं, तो उनका जवाब था, आफ्टर 100 यू स्टॉप काउंटिंग। सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स में ही नहीं, उनके इनोवेशंस और इन्वेंशंस आज मेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन और सोलर एनर्जी में भी यूज होते हैं। कपानी जी का असली मकसद था कि वे फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू लाइट को ट्रांसमिट करके ह्यूमन बॉडी के अंदर देख सकें। आज इस डिवाइस को एंडोस्कोप बोलते हैं। इस तरह कपानी जी ने फाइबर ऑप्टिक्स के अलावा और कई फील्ड्स में अपना क्रूशियल कंट्रीब्यूशन दिया। अपने फाइबर ऑप्टिक्स के काम के चलते उनको तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स माना जाता है। कपानी जी अपने आखिरी सालों में भी नई इन्वेंशंस करते रहे। उनके इसी हसलिंग माइंडसेट को दर्शाता हुआ एक कोट उनकी ऑफिस बुकशेल्फ पे लिखा होता है, Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must run faster than the fastest lion, or it will be killed. Every morning, a lion wakes up. It knows it must outrun the slowest gazelle, or it will starve to death. It doesn't matter if you're a lion or a gazelle. When the sun comes up, you'd better be running.